दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत एक नए अध्याय पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी के बारे में। तो यहाँ देखेंगे, इसके सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की यहाँ बात कर लेते हैं। तो पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि 1859 ईस्वी में हमबोल्ट तथा रिटर दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से हम बात करेंगे, हमबोल्ट और रिटर दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद एक इसी वर्ष डार्विन की पुस्तक, देखिए इसी वर्ष डार्विन की पुस्तक है। डार्विन की पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन होता है। क्या होता है? प्रकाशन होता है। अब देखिए, ये पृष्ठभूमि है कि हमबोल्ट और रिटर दोनों लोगों की 1859 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसी वर्ष डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन होता है। उसके बाद एक और पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक है लैमार्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है के लेखक है लैमार्क। उसके बाद से 1859 के बाद हम देखेंगे, हम जब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 1859 के बाद हम देखेंगे, बात करेंगे 1865 ईस्वी में। तो यहाँ पे बात करेंगे पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने, वो रीटर है, ये रेटर है, रीटर ने 1865 ईस्वी में किए थे। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रेटर ने 1865 ईस्वी में इसका प्रयोग किए थे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे कि 1865 के बाद हम आता है 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने
अर्नेस्ट हाइकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया 1869 में। 1869 में अर्नेस्ट हाइकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा अंग्रेजी में ओइकोलॉजी नाम दिया, ओइकोलॉजी नाम रखा या नाम दिया। लेकिन आगे चलकर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जो आगे चलकर इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी बन गया। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण थी, हम इसको पहले देख लेते हैं कि 1859 ईस्वी में हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु के बाद इसी वर्ष डार्विन की जो पुस्तक है उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन होता है। और फिलोसफी जूलॉजिकल के जो एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं लैमार्कवाद, तो इस फिलोसफी जूलॉजिकल के जो लेखक हैं उनका नाम है लैमार्क। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने 1865 ईस्वी में किए थे। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था और अंग्रेजी में इसे इकोलॉजी कहा था, ओइकोलॉजी। अंग्रेजी में इसे ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था जो आगे चल के क्या बन गया, इकोलॉजी हो गया, जो आगे चल के क्या हो गया, इकोलॉजी हो गया। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी, हम देख लिए। अब हम बात करेंगे कि चौथा पॉइंट है की हम बात करें तो 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में रीनल महोदय ने 1917 ईस्वी में रीनल महोदय ने पारिस्थितिकी निकिया आला की संकल्पना प्रस्तुत किया। ठीक, उसके बाद से
या प्रस्तुत किया या दिया। उसके बाद से हम बात करेंगे जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है माइक्रो माइक्रो हैबिटेट्स माइक्रो हैबिटेट्स यानी इसका अर्थ होता है सूक्ष्म आवास। इसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म आवास। तो 1917 में रीनल महोदय ने पारिस्थितिक या आला शब्द की प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है माइक्रो हैबिटेट्स, सूक्ष्म आवास। उसके बाद से हम बात करेंगे 5वें नंबर पर। तो एजी टांसले महोदय ने एजी टांसले महोदय ने एक मिनट यहां से देखिए 1917 के बाद 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय ने इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दिया। उसके बाद से इस शब्द को हम देखेंगे तो जो इकोसिस्टम है इको प्लस एस वाई एस टी एम से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चारों आसपास के पर्यावरण या नेचर से है। जिसका अर्थ इको सिस्टम मतलब तंत्र होता है। तो इसका अर्थ यदि हम देखेंगे तो आसपास के पर्यावरण या नेचर से है। उसके बाद से हम 6वें नंबर में बात करेंगे कि देखिए इसे हम कंसेप्ट में यदि समझ लेते हैं तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। उसके बाद से यदि पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टांसले ने दिया। एजी टांसले ने दिया। देखिए इतनी बातें हम समझ लेंगे पहले कि 1917 में रीनल महोदय ने
1917 में रीनेल महोदय ने पारिस्थितिकी नीति या आला की संकल्पना दिया, उस जिसका अर्थ होता है माइक्रो हैबिटेट्स, जिसका हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म आवास। उसके बाद से पांचवा पॉइंट है कि 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय ने, ये 1935 में, 1917 के बाद 1935 ईस्वी में एजी टांसले महोदय ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को दिया। ठीक, यानी इको प्लस सिस्टम दो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास के पर्यावरण या नेचर से है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो हैं, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो हैं, उनका नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में इकोसिस्टम के जनक कौन है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट शब्द की, तो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले सबसे पहले अर्नेस्ट हैकर महोदय है। देखिए, जब ये पारिस्थितिकी जो होता है एक शब्द हो, यहाँ पे दो शब्द आएंगे अर्नेस्ट हैकर, और जब यही तंत्र लग जाएगा यानी दो यहाँ शब्द हो जाएंगे, यहाँ पे तीन नाम हो जाएगा, एजी टॉन्सल तीन शब्द हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि यदि आप भूल जाते हैं इनके नाम की, इनके अब इस देने वाले शब्द के जन्मदाता कौन है इस शब्द के, तो पारिस्थितिकी शब्द जो एक शब्द है, इसके एक शब्द के आविष्कारक कितने, तो दो शब्द में अर्नेस्ट हैकर, और यहाँ तंत्र हो गया, यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ दो शब्द हो गया, तो इसके आविष्कारक का नाम तीन शब्दों में है, एजी टॉन्सल है। यही समझ लीजिए कि एक रहेगा तो दो शब्दों में नाम रहेगा, और यदि दो शब्दों में नाम पूछ दिया तंत्र लगा के, तो एजी टॉन्सल हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, सातवें नंबर पे, हम देखेंगे कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के मध्य, सातवें नंबर पे, कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के मध्य मध्य यह अंतर संबंध विभिन्न चरणों में दिखाई देता है। विभिन्न चरणों में दिखाई देता है, जिसे इपिओडम ने, इपिओडम ने जिसे इपिओडम ने स्पेक्ट्रम का जैविक स्पेक्ट्रम कहा है। देखिए, और वर्तमान में पर्यावरण में 6 जैविक स्पेक्ट्रम, 6 जैविक स्पेक्ट्रम का विकास संभव है। अब इसमें हम देखिए
छह जैविक स्पेक्ट्रम कौन से हैं? तो जैविक, एक मिनट, जैविक घटक की हम बात करेंगे यहाँ पर, और एक करेंगे अजैविक घटक। तो जैविक घटक में हम देखेंगे कि जीन, कोशिका, जीन, कोशिका, कोशिका के बाद जीव जनस, जीव जनस समुदाय, जीव जनस समुदाय, और उसके बाद से आता है पारितंत्र। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये सीक्वेंस है। जीन, जीन के बाद कोशिका बनता है, फिर जीव बनता है, उसके बाद से वो एक जनसंख्या के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, उसके बाद से एक समुदाय में आ जाता है, और समुदाय के बाद क्या होता है, वो वहां पे परितंत्र का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखें जैविक घटक में, तो जीन से जीन तंत्र, जीन तंत्र, उसके बाद से कोशिका तंत्र, जीव से जीव तंत्र, और उसके बाद से जनस तंत्र, और उसके बाद से समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र, उसके बाद से बायोम, और उसके बाद से बायोम, और बायोम से क्या होता है हमारा जैवमंडल, और जैवमंडल से तीन चीजें आती हैं निकल के। क्या क्या चीज? तो वायुमंडल, उसके बाद से स्थल मंडल, और स्थल मंडल के बाद क्या है? जल मंडल। देखिए, इसको हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के मध्य यह अंतर संबंध विभिन्न चरणों में दिखाई देता है। जो अंतर संबंध है वो विभिन्न चरणों में दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं हम? ईपी ओडम ने जैविक स्पेक्ट्रम कहा। जब जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर भी दिखाई देता है और संबंध भी दिखाई देता है, तो इसे हम क्या बोले थे? उसे जैविक स्पेक्ट्रम कहे थे। जैसे जैविक है जीन, कोशिका, जीव, जनस, समुदाय, पारितंत्र। उसके बाद से अजैविक घटक में देखेंगे तो यहाँ पे अंतर भी है और ये संबंध भी है। तो ये जीन तंत्र, कोशिका तंत्र, यहाँ पहले ऐसे देखेंगे हम जीन तंत्र, कोशिका तंत्र, जीव तंत्र, जनस तंत्र, पारितंत्र और बायोम। उसके बाद से यहाँ पे हम बात करेंगे जीव तंत्र, फिर जनस तंत्र, समुदाय तंत्र। समुदाय के बाद यहाँ पे अजैविक घटक में पारितंत्र हो जाएगा और पारितंत्र के सामने बायोम हो जाएगा और बायोम के बाद जो होता है जैव मंडल आ जाएगा। और जैव मंडल के बाद क्या होता है हमारा? वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के इस सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी कहा जाता है। जैविक यानी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में दो चीजें महत्वपूर्ण है, जैविक घटक, अजैविक घटक। इस दोनों में अंतर संबंध भी होता है। और उसके बाद से इस संपूर्ण जो चरण है, जो विभिन्न चरण है, इसे ईपी ओडम महोदय ने जैविक स्पेक्ट्रम कहा है।
तो इतनी बातें हम ध्यान दिए देंगे। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो एक से अधिक जो है बायोम मिल के क्या, एक से अधिक यदि एक से अधिक बायोम यदि मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है। तो इस बात को हम नोट कर लेंगे। देखिए आगे, एक से अधिक कि यहाँ पर हम बात करेंगे 9वें नंबर पे कि एक से अधिक बायोम सॉरी एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं। और कई बायोम आपस में मिलकर कई बायोम आपस में मिलकर सबसे बड़े मिलकर सबसे बड़े सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक मिनट, तंत्र कई बायोम आपस में मिलकर सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का जैव मंडल सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए कहने का मतलब कि एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं और कई बायोम आपस में मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एक शब्द आता है 10वें नंबर पे, हम बात करेंगे यहाँ पे इकोटोन। इकोटोन और इकोटोन क्या होता है हमारा, इकोटोन होता है दो समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दो संक्रमण दो समुदाय के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को
मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए ये क्या है, पर्णपाती वन है, ये क्या है, सदाबहार वन है, तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला ये जो है अर्ध सदाबहार वन है। कौन सा वन है? अर्ध सदाबहार वन। तो जो ये सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बीच का जो क्षेत्र है, ये अर्ध सदाबहार वन है। ऐसे ही मध्य क्षेत्र, यानी दो समुदाय हो और दोनों समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। तो ये हमारा क्षेत्र क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित रूप से पाया जाता है, मिश्रित पाया जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? इकोटोन कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक आता है 11 नंबर पे हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जैव वानिकी। जैव वानिकी, और जैव वानिकी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमिक्स। नोमिक्स, जैव वानिकी या बायोनोमिक्स। और बायोनोमिक्स जो है हाँ, और उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे बायोनोमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है नोमिक्स। नोमिक्स ग्रीक शब्द है और इसका नोमियस ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, नोमस से ये बना है। और अंग्रेजी भाषा में इसका क्या मतलब होता है? लॉ होता है। लॉ मीन्स नियम। और बायो मीन्स क्या होता है? जीव होता है। बायो का मतलब क्या होता है? जीव होता है, यानी जीवों से संबंधित जो नियम है वही हमारा क्या है? जैवानिकी है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ऊपर मिटा देते हैं। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे जैवानिकी था, हमको यहाँ पे जैवानिकी के बारे में देख लेना है कि यह बायो यानी जीव, नोमिक्स मीन्स ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी परिभाषा जो है यह जीवों संबंधी वह नियम है। इसकी परिभाषा, जैवानिकी की परिभाषा हम देखेंगे कि यह जीवों संबंधी जीव संबंधी वह नियम है, जो पर्यावरण के गुण, जो पर्यावरण के गुणों में ह्रास का प्रमुख कारण पारिस्थितिकी नियम की कमी को माना जाता है। के
के नियमों की कमी को माना जाता है। उसके बाद से हम यहाँ पे कह सकते हैं इसे मनुष्य उत्पन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य इसे मनुष्य उत्पन्न करता है। इसे मनुष्य उत्पन्न करता है। इस प्रकार बायोनॉमिक्स पारिस्थितिकी का पर्यायवाची है। उसके बाद से देखिए इस चीज को हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जैवानिकी बायोनॉमिक्स, बायो माने जीव, नॉमिक्स माने नियम, यानी यह जीवों संबंधी वह नियम है। यह जीवों से संबंधी वह नियम है। यह जीवों से, लिख लीजिए, जीवों से संबंधी, यह जीवों से संबंधी वह नियम है जो वह नियम है जो पर्यावरण के गुणों में ह्रास का प्रमुख कारण पारिस्थितिकी के नियमों की कमी को बताता है। यानी इकोसिस्टम के नियम में क्या कमी है उसी चीज को यह जैवानिकी बताता है। और इसे जो कमी होता है जो पर्यावरण के पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इससे मनुष्य उत्पन्न करता है। उस कमी को कौन उत्पन्न करता है, कमी किसकी वजह से होती है, तो मनुष्य उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये जैवानिकी यानी बायोनॉमिक्स जो है पारिस्थितिकी का पर्यायवाची है। यानी इकोनॉमिक्स का ये क्या है, इकोसिस्टम का ये क्या है, पर्यायवाची है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट है जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन में हम देखेंगे जैविक आवर्धन। तो देखिए जैविक, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एक 11 नंबर पे एक हेडिंग है जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन और जैविक आवर्धन को हम समझेंगे कि जैविक आवर्धन क्या होता है। तो जैविक आवर्धन जो है, जब कुछ प्रदूषक जो है आहार श्रृंखला के साथ साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं। जब जब कुछ प्रदूषक जो होते हैं आहार श्रृंखला के जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला
के सांद्रता में श्रृंखला के आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं। और किस में जमा हो जाते हैं? और उत्तकों में जमा हो जाते हैं। और उत्तकों में जमा हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। और उसके बाद से एक चीज और आता है, जैवानिकी जैविक आवर्धन। और 12 नंबर पे हम बात कर लेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र जैव भू रासायनिक रासायनिक चक्र तो इसकी परिभाषा होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे जैव भू रासायनिक चक्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी जैविक घटक का जब रूपांतरण किसमें हो जाता है? यानी जैविक घटक का अजैविक घटक में अजैविक घटक में तथा अजैविक घटक में का जैविक घटक में परिवर्तन, ये दोनों का आपस में परिवर्तन होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इस चीज को हम समझ लेंगे। जैसे क्या है कि जब कुछ प्रदूषक, जैविक आवर्धन क्या होता है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं तो ऊतकों में जमा हो जाते हैं। बढ़ते जाते हैं तो कहाँ जमा होते हैं? ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। जब कुछ प्रदूषक जो होते हैं आहार श्रृंखला में, जो भोजन आहार होता है उसके साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, उसमें मिलावट होती जाती है और ऊतकों के अंदर वो जमा हो जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैविक भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं?
चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे में क्या है, तो जैविक घटक का अजैविक घटक में परिवर्तन क्या हो जाएगा, या जैविक घटक का जैविक घटक में परिवर्तन यानी पुनरागमन पुनरागमन, ये हमारा क्या हो जाएगा जैविक भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। ठीक, यानी इस जैविक का जैविक में परिवर्तन या अजैविक का जैविक में परिवर्तन जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ठीक ना। और ये जैविक आवर्धन हो गया, जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है सांद्रता में तो उसको जैविक आवर्धन कहते हैं। तो इतनी बातें हम समझ गए होंगे। और इसके बाद से हम लास्ट बात करेंगे, देखिए 13 नंबर पे हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी पदछाप की संकल्पना का विकास जो ब्रिटिश पर्यावरणविद विलियम रिस तथा विलियम विलियम रिस तथा गैथियास वाकर गैथियास गैथियास वाकेर नाइगेल ने किया। नाइगेल ने किया। उसके बाद से हम बात करेंगे अर्थ ओवरशूट दे। देखिए 14 नंबर एक पॉइंट है, अर्थ ओवर शूट डे। एक संकल्पना है, यानी अर्थ ओवर शूट डे। तो इसकी बात हम कर लेंगे। तो देखिए इसका पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम इकोलॉजिकल अर्थ डे है, इसको इकोलॉजिकल डेट डे है। अर्थ ओवर अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अर्थ ओवर शूट डे की अवधारणा सबसे पहले यूके थिंक टैंक इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने फाउंडेशन के
एंड्रू 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 सिम्स द्वारा दी गई। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और इस इसकी गणना ग्लोबल ग्लोबल फुट प्रिंट नेटवर्क ग्लोबल फुट प्रिंट नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप की संकल्पना का विकास ब्रिटिश पर्यावरणविद विलियम रीस तथा गैथियास वाकर नाइगल ने किया था। ये पदछाप की संकल्पना, ये इतना बस हम याद कर लेंगे। ये ऐसे ही एक लाइन का क्वेश्चन है कि इसको देने वाले कौन थे, तो विलियम रीस तथा गैथियास वाकर नाइगल ने। उसके बाद से एक आता है, नया चीज है, अर्थ ओवर शूट डे। अर्थ यानी पृथ्वी पे जो शूट डे है, इसका नाम है इकोलॉजिकल डेट डे। और यानी इसको निकालते हैं कि एक वर्ष में, इस अर्थ ओवर शूट डे का मतलब यही है कि जो प्रकृति एक वर्ष में कितना संसाधन दे रही है, प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होता है हमको एक वर्ष में संसाधन, और मानव के द्वारा जो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन का जो उपयोग करता है, उस दोनों के अनुपात को यदि 365 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा अर्थ ओवर शूट डे निकल जाएगा। ठीक, यानी अर्थ ओवर शूट डे के लिए एक फार्मूला आता है, उसको भी हम बताएंगे। इससे पहले हम जान लेंगे कि अर्थ ओवर शूट डे, इसका पुराना नाम क्या था, इकोलॉजिकल डेट डे था। इकोलॉजिकल डेट डे है। और अर्थ ओवर शूट डे की अवधारणा सबसे पहले यूके थिंक टैंक इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रू क्या है, तो एंड्रू सिम्स के द्वारा दी गई, के द्वारा यहाँ पे छूट गया है, के द्वारा दी गई है। उसके बाद से हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और इसकी गणना कैसे की जाती है, तो इसकी गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इसकी गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लोबल फुटप्रिंट के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। और इसके लिए एक सूत्र आता है, उस सूत्र को हम देख लेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र है कि अर्थ ओवर शूट डे बराबर अर्थ ओवर शूट डे इक्वल टू एक वर्ष में प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन, प्रकृति द्वारा प्राप्त या द्वारा उत्पन्न कुल संसाधन बटे में एक वर्ष में मानव द्वारा
एक वर्ष में मानव द्वारा उपयोग किए गए कुल संसाधन, एक वर्ष में मानव द्वारा गए कुल संसाधन इंटू 365 इसी को सूत्र से हम निकाल देंगे कि एक वर्ष में जो प्रकृति है वो कितना संसाधन उत्पन्न कर रही है, और एक वर्ष में मानव द्वारा उपयोग किए गए कुल संसाधन के जो अनुपात होता है उसमें 365 यानी एक साल का गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल अर्थ ओवर शूट डे निकल जाएगा। ठीक, ये इसके लिए महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये सूत्र है एक तरह से, और इसी सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से हम गणना करते हैं कि अर्थ ओवर शूट डे एक वर्ष में प्रकृति द्वारा उत्पन्न कुल संसाधन बटे में एक वर्ष मानव द्वारा देखिए यहाँ छूट गया, एक वर्ष में मानव द्वारा उपयोग किए गए कुल संसाधन गुणे 365। तो इतनी बातें हम देख लिए। अब हम एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए नया कंसेप्ट है हमारा जीरो डे या डे जीरो। ठीक, इसको हम भी देख लेते हैं कि क्या है। तो जीरो डे ये 15 नंबर हो गया हमारा, जीरो डे या डे जीरो। जीरो डे या डे जीरो यह एक ऐसी स्थिति है जब नलों में पानी सूख जाएगा, केवल महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पानी उपलब्ध होगा, तो उस कंडीशन में से हम जीरो डे कहते हैं, यानी गिना नहीं जाता। जीरो डे यानी दिन का मतलब कोई गिना ना जाए, यानी यह एक ऐसी स्थिति है यह एक ऐसी स्थिति है जब नलों में पानी सूख जाएगा, केवल महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए, केवल महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, तो उस स्थिति को जीरो डे कहते हैं। उस स्थिति को जीरो डे कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उडुपी मंगलोर कर्नाटक में उडुपी मंगलोर कर्नाटक में जीरो डे की स्थिति में आ गया, डे जीरो के स्थिति में आ गया है।
देखिए ये इसको समझ लेते हैं कि यह एक जीरो डे मतलब उस दिन को न गिना जाए, उस दिन का कोई मतलब ना हो, वो शून्य हो। यानी यह एक ऐसी स्थिति है जब नलों में पानी क्या नहीं आना बंद हो जाए, जब नलों में पानी सूख जाए, यानी जब नलों में पानी आना बंद हो जाएगा और केवल वो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए वो पानी उपलब्ध रहेगा। केवल और किसके लिए उपलब्ध रहेगा? महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। तो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम जीरो डे कहते हैं। अब उडुपी उडुपी मंगलौर कर्नाटक में एक स्थान है जो डे जीरो की स्थिति में क्या हो चुका है, तो आ चुकी है। ठीक, तो इतनी बातें हमको समझना था। जीरो डे क्या होता है? तो जीरो डे का मतलब वही होता है जहां पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो क्षेत्र हमारा कैसा है? जीरो डे के क्षेत्र में आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद से हम बात करेंगे नए कंसेप्ट के बारे में। तो नया कंसेप्ट है हमारा, इसको हम देख लेते हैं और इसे हम तो यहाँ पे हम बात करेंगे नए कंसेप्ट के। तो नया कंसेप्ट है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण हमको समझना है कि तो इसके अंतर्गत वर्गीकरण दो होता है। एक देख लेंगे हम। एक प्राकृतिक पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा होता है कृत्रिम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब उसके बाद से हम बात करेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम में। तो प्राकृतिक में है, इसमें दो चीजें आएंगी। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है जलीय स्थलीय पारितंत्र। जलीय स्थलीय पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके बाद से ये इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा पर्वत पठार, मैदान, वन, घास के मैदान, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्थलीय पारितंत्र है। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे तो एक दो प्रकार का हो जाए यहाँ पे। एक तो स्वच्छ जल हो जाएगा, एक दूसरा हो जाए लवणीय जल। अब स्वच्छ जल में जैसे हम मान लेंगे कि नदी का जल हो गया, उसके बाद से जलप्रपात का के अंतर्गत जो जल हो गया, जलप्रपात के बाद हो गया झील और हिमनद। ये जल कैसा होता है? तो ये शुष्क जल होता है। लवणीय जल में हम देखेंगे तो महासागर आ जाएगा, उसके बाद से सागर आ जाएगा, और उसके बाद से खाड़ी आ जाएगी। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो चिड़ियाघर,
उद्यान या बगीचा, उसके बाद से एक्वेरियम, उसके बाद से धान का खेत, उसके बाद से गृह या पाली, उसके बाद से हरित, कृत्रिम हरित, और कृत्रिम हरित के बाद जो है जीन बैंक। तो अब देखिए, इतनी बातें हम जब वर्गीकरण करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का, तो इसका वर्गीकरण में दो चीजें आती है, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है और एक जलीय होता है। ठीक, स्थलीय में हमारा हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, वन, घास के मैदान। ठीक, उसके बाद से ये दो प्रकार होता है, स्वच्छ जल होता है, एक लवणीय जल होता है। स्वच्छ जल में नदी, जलप्रपात, झील, हिमनद। उसके बाद से लवणीय जल में महासागर, सागर, खाड़ी आ जाएगा। उसके बाद से हम बात करें यहाँ पे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में चिड़ियाघर आ जाएगा, उसका उद्यान बगीचा, एक्वेरियम, उसके बाद से धान का खेत, गृहपाली, कृत्रिम हरित, जीन बैंक। ये सब क्या हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस तरह हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का हम वर्गीकरण करेंगे। तो इतने रूपों में ये बढ़ता है और इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जलीय में क्या क्या आता है और कृत्रिम में क्या क्या आता है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चीजें जो है अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।